हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, अभी हाल ही में हमारे एसएससीजीडी के काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो उन्हीं एग्ज़ाम्स को मद्देनज़र रखते हुए हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास, जिसमें हम एसएससीजीडी इंग्लिश में प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं आपके लिए पहला, जिसमें हम हूबहू एग्ज़ाम जैसी प्रैक्टिस करेंगे, जिसके बाद आपको आपकी तैयारी के बारे में भी पता चलेगा और आपको बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को भी मिलने वाली है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। आपको करना क्या है, जैसे ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता है आपको वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, जो ऑप्शंस हैं उनको एनालाइज करना है और चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, और उसके बाद आपको चेक करना है कि आपने जो ऑप्शन चूज़ किया है वो सही है या नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। आप वीडियो को पॉज करें और जो सही ऑप्शन है उसको टिक करें। चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। Select the most appropriate option to substitute the underline segment in the given sentence। हमें एक सेंटेंस दिया गया है, उसके अंदर एक अंडरलाइन सेगमेंट दिया गया है, हमें उसको चूज़ करना है। जो ऑप्शंस हमें दिए गए हैं उनमें से कोई उसको सब्सटीट्यूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलिए देखते हैं। परचेजिंग फर्नीचर एट अ लो कॉस्ट। जो फर्नीचर है उसको खरीदना किस पे? लो कॉस्ट पे। जब आप किसी चीज़ को लो कॉस्ट पे खरीदते हो तो आप क्या करते हो? कॉम्प्रोमाइज़ करते हो। ठीक है, किस चीज़ के साथ? डिज़ाइन के साथ और क्वालिटी के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है परचेजिंग फर्नीचर एट ए लो कॉस्ट कुड नॉट इन्वॉल्व अबंडिंग डिज़ाइन एंड क्वालिटी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सेगमेंट इसने दिया है कुड नॉट इन्वॉल्व अबॉन्डिंग, तो यहाँ पे इसकी जगह पे हमें चूज़ करना है ऑप्शन नंबर 4 को, शुड नॉट इंटेल सेक्रीफाइसिंग। इसका मतलब बनता है जब फर्नीचर को लो कॉस्ट पे खरीदा जाता है तो हमें जो डिज़ाइन और क्वालिटी है उसके साथ समझौता नहीं करना चाहिए, या हमें सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए आवश्यक चीज़ों को। आवश्यक चीज़ें क्या है? आवश्यक चीज़ें हैं डिज़ाइन और क्वालिटी, या तो क्वालिटी या डिज़ाइन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये एक सजेशन दे रहा है कि जब हम किसी भी चीज़ को लो प्राइस पे खरीदते हैं तो हम किसी न किसी चीज़ के साथ हमें क्या करना पड़ता है? समझौता करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या है, एक एडवाइस भी है और एक सजेशन भी है। और एडवाइस और सजेशन के लिए हम हमेशा जो हमारा मॉडल वर्ब यूज़ करते हैं वो होती है हमारी शुड। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा शुड नॉट, शुड नॉट। ठीक है, इंटेल सेक्रीफाइसिंग। तो हमारा जो सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ओके, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को पॉज करें और सही ऑप्शंस को चूज करें। देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। हमें एक ब्लैंक दिया गया है, उसको चूज करने के लिए अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमें चूज करना है। चलिए, ट्रूथफुली स्पीकिंग, अगर सच कहा जाए, ट्रूथफुली स्पीकिंग का मतलब क्या होता है? सच कहें या सच कहा जाए। द विक्ट्रीज ऑफ पीस एंड हार्मोनी, जो विक्ट्रीज थी या जो जीत थी किसके साथ? पीस शांति के साथ और हार्मोनी सामंजस्य के साथ, मतलब सत्य और अहिंसा के साथ जो जीत हमने प्राप्त की। हैव अ मोर लास्टिंग, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लास्टिंग, हैव अ मोर लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन सिविलाइजेशन। तो उसने जो यहाँ पे हमारी जो जीत थी किसके साथ? सत्य और अहिंसा के साथ, उसका जो इम्पैक्ट था, उसका जो प्रभाव था वो ज़्यादा लंबे समय तक रहा। किस चीज़ के ऊपर? हमारी जो मानव सभ्यता है, ह्यूमन सिविलाइजेशन, जो हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन है, जो हमारी मानव सभ्यता है, उसके ऊपर क्या रहा है? जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी लंबे समय तक रहा है। देन जबकि द सो कॉल्ड विक्ट्रीज ऑफ वॉर, जो जीत हमने युद्ध के साथ ली, यहाँ पे दो तरह की जीत की बात की गई है। एक जीत तो वो थी जिसके लिए आपने युद्ध लड़ा, हत्याएं की, ठीक है, और दूसरी तरफ वो जीत थी जो आपने सत्य और अहिंसा के साथ
जीती। तो सत्य और अहिंसा के साथ जो जीत थी, उनका जो प्रभाव था मानव सभ्यता के ऊपर, वो क्या है, काफ़ी लंबे समय तक रहा है, अगर हम कंपैरिजन करें उन जीत के साथ जो हमने युद्ध के साथ जीती थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, लास्टिंग, दैट इज राइट ऑप्शन। ओके, चलिए देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। चलिए वीडियो को पॉज करें और सही ऑप्शन चूज करें। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम। एंटोनियम क्या होता है? एंटोनियम होता है वर्ड विद अपोजिट मीनिंग। वर्ड विद अपोजिट मीनिंग, अ वर्ड विच हैज अ अपोजिट मीनिंग टू द गिवन वर्ड। जो हमें वर्ड दिया गया है उसके बिल्कुल उल्टा अर्थ हमें बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमारा जो वर्ड है दैट इज टेम्ड। टेम्ड का मतलब होता है डरपोक। टेम्ड का मतलब क्या होता है? डरपोक। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनको एक बार अपन अच्छे से देखते हैं। पहला है बोल्ड। बोल्ड का मतलब होता है निडर। बोल्ड का मतलब होता है निडर। फियरफुल। फियरफुल का मतलब होता है भयभीत या डरा हुआ, जिसको हम बोलते हैं एफ्रिड। ठीक है, शाय। शाय होता है शर्मीला, जो बहुत ज़्यादा शर्माता है, शर्मीला। और डिफिडेंट। डिफिडेंट होता है संकोची। संकोची, आप इसको भी आप शर्मीला बोल सकते हो। दोनों ही वर्ड लगभग सेम जगह पे यूज होते हैं। ठीक है, तो चलिए हमें जो वर्ड दिया गया है टेम्ड, उसका मतलब होता है डरपोक। अब डरपोक का हमें बिल्कुल विपरीत अर्थ बताना है, वो होता है हमारा निडर। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन ए है बोल्ड, दैट इज राइट आंसर। जो हमारा ऑप्शन ए है बोल्ड, दैट इज राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि जो डरपोक होता है उसका बिल्कुल उल्टा अर्थ क्या होता है? निडर। तो टेम्ड का यहाँ पे जो एंटोनियम होने वाला है दैट इज बोल्ड। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। तो आपको क्या करना है, आपको पता है, वीडियो को पॉज करना है और सही ऑप्शन को चूज करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन फ्यूचर टेंस फॉर्म। ठीक है, हमें एक सेंटेंस दिया गया है, हमें वो ऑप्शन चूज करना है जो इस सेंटेंस का जो मीनिंग है उसको फ्यूचर टेंस में एक्सप्रेस कर सके। चलिए देखते हैं। देयर आर मल्टीपल फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर रीचिंग द आइसलैंड। ठीक है, जो आइसलैंड है उस तक पहुंचने की मल्टीपल फैसिलिटीज़ हैं, बहुत मतलब काफ़ी ऑप्शन है वहाँ पर पहुंचने के लिए आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पर किस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हुआ है या किस वर्ब का यूज़ हुआ है? आर। आर किस टेंस की वर्ब है? प्रेजेंट टेंस की। ठीक है, हमें इसको लेके कहाँ जाना है? फ्यूचर में। और आपको पता है फ्यूचर में हम जो वर्ब्स यूज़ करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करते हैं, वो हम यूज़ करते हैं विल एंड शैल। ठीक है, अब जहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है दैट इज़ देयर, तो देयर के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? विल या सेल? हम यूज़ करेंगे विल। तो हमें ऐसा ऑप्शन चूज़ करना है जहाँ पे हमें विल हेल्पिंग वर्ब के रूप में दिया गया है। तो यहाँ पे दिया गया हैड बीन। हैड बीन बन जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है विल, तो ये जो ऑप्शन सेकंड है ये हमारा होने वाला है सही आंसर। ये हमारा होने वाला है सही आंसर, क्योंकि हमें विल ही चाहिए था जो हमें सेकंड ऑप्शन में मिल गया है। विल के साथ ये जो टेंस या इसकी जो सेंस है वो कहाँ में चली जाती है? फ्यूचर में चली जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट ऑप्शन की, यहाँ पे हमें दिया गया हैव बीन, तो हैव बीन को यूज़ किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और यहाँ पे है वर। वर को यूज़ किया जाता है पास्ट टेंस में। ठीक है, तो हमें कौन सा चाहिए था? फ्यूचर। फ्यूचर के लिए हमें चाहिए था विल, जो हमें मिल गया सेकंड ऑप्शन में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है? वीडियो को पॉज करना है और सही ऑप्शन को चूज करना है। चलिए देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेल्ट सेंटेंस। हमें क्या करना है? एक ऐसा सेंटेंस ढूंढना है जो करेक्टली स्पेल्ट हो। ठीक है, सेंटेंस सेम है लेकिन कहीं ना कहीं हमें किसी ना किसी स्पेलिंग में मिस्टेक मिलेगी, वो हमें ढूंढनी है। चलिए देखते हैं। द इवेंट्स बिल्कुल सही स्पेल्ट है, अरेंज्ड भी सही है और ऑर्गेनाइज्ड भी सही है। इन ऑर्डर ऑफ टाइम आर नोन एज क्रोनोलॉजिकल।
ये जो क्रोनोलॉजिकल है यहाँ पे इसकी स्पेलिंग मिस्टेक है, तो इसका मतलब हमें सभी सेंटेंसेस में क्या करना है, क्रोनोलॉजिकल की स्पेलिंग को देखना है कि किस में इस जो स्पेलिंग है वो सही से स्पेल्ट की गई है। चलिए देखते हैं। तो क्रोनोलॉजिकल की जो सही स्पेलिंग है वो हमारी होने वाली है CHORO, सॉरी CHRONOLOGICAL, क्रोनोलॉजिकल। ठीक है, तो ये स्पेलिंग हमें ढूंढनी है, जहाँ पे ये स्पेलिंग सही मिलेगी हमें, वो हमारा सेंटेंस होगा, वो करेक्टली स्पेल्ड हमें मिलने वाला है। यहाँ पर भी क्रोनोलॉजिकल की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे जो क्रोनोलॉजिकल की स्पेलिंग है वो एकदम सही है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है वही सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 जो हमारा है वो हमारा सही आंसर है। ठीक है, यहाँ पर भी क्रोनोलॉजिकल की जो स्पेलिंग है वो गलत दी गई है। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। देखिए सिनोनिम क्या होता है, एंटोनियम होता है वर्ड विद अपोजिट मीनिंग, लेकिन जो सिनोनियम है वो होता है वर्ड विद सेम मीनिंग, समानार्थी हम जिसको बोलते हैं, ऐसा वर्ड जिसका अर्थ बिल्कुल सेम टू सेम हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। वर्ड हमें दिया गया है ब्लास्ट। ब्लास्ट का मतलब क्या होता है, धमाका या विस्फोट। धमाका या विस्फोट। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आंसर्स। रिकॉल, रिकॉल क्या होता है, रिकॉल का मतलब होता है याद करना, याद करना। ठीक है, शेयर, शेयर का मतलब होता है हिस्सा, हिस्सा भी बोल सकते हो, बांटना भी बोल सकते हो, दोनों ही शेयर का मतलब होता है। वो सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि किस सेंटेंस में हम किस कॉन्टेक्स्ट में इसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, ब्लो अप, ब्लो अप का मतलब भी होता है जैसे वो बोलते हैं ब्लोन अप, उड़ा देना, एकदम बिल्कुल धमाका कर देना। ठीक है, इसका भी मतलब होगा विस्फोट। ठीक है, प्लेट, प्लेट का मतलब होता है निवेदन करना, निवेदन करना। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो वर्ड दिया गया था ब्लास्ट, उसका मतलब होता है विस्फोट, और यहाँ पे जो ऑप्शन 3 हमें दिया गया है ब्लो अप, ऑप्शन 3 जो हमें दिया गया है ब्लो अप, उसका भी जो अर्थ है वो है विस्फोट करना। तो हमारा जो ऑप्शन 3 है, जो आंसर है हमारा वो है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो वो क्या है, बिल्कुल सेम मीनिंग वाला वर्ड है जो हमें चाहिए। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो और नेक्स्ट क्वेश्चन इज बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एकदम ही सिंपल क्वेश्चन, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल तुरंत ही समझ जाएंगे। चलिए देखते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड फॉर द ब्लैंक्स। यहाँ पे क्या है, करेक्ट वर्ड चूज करना है फॉर ब्लैंक्स, इसका मतलब क्या है, एक वर्ड चूज करना है जो दोनों ब्लैंक्स को फिलअप कर सके। ठीक है, और सेंस भी सही से दे। चलिए, शिवकाशी, जो शिवकाशी है इज अ फेमस फॉर इट्स, जो शिवकाशी है वो किस की इंडस्ट्री है, वो है मैच बॉक्स की इंडस्ट्री। किसकी इंडस्ट्री है, मैच बॉक्स की इंडस्ट्री। जो शिवकाशी है वो किसकी इंडस्ट्री है, मैच बॉक्स की इंडस्ट्री है, और इसके लिए वो काफ़ी फेमस है। ठीक है, मैच बॉक्स का मतलब होता है माचिस, जिसको हम आग जलाने के लिए यूज करते हैं, माचिस। ठीक है, दूसरी जगह पे एंड आई एम अनेबल टू फाइंड, और मैं नहीं ढूंढ सका क्या, अ मैच फॉर माई पर्पल ड्रेस, मेरी जो पर्पल ड्रेस है उसका मैच में नहीं ढूंढ सका, उसके मैच के जूते नहीं ढूंढ सका, उसके मैच के स्वेटर नहीं ढूंढ सका, उसके मैच का कोट नहीं ढूंढ सका, जो भी चीज़ है उसके साथ मैचिंग कर रही थी, जो उसके साथ मेल खा रही थी। यहाँ पे जो मैच का मतलब है वो है मैच बॉक्स से, और यहाँ पे जो मैच का मतलब है वो है मेल खाने से। ठीक है, जो पर्पल ड्रेस थी उसके साथ मेल खाती हुई कोई दूसरी चीज़ में नहीं ढूंढ सका, और यहाँ पे जो मैच बॉक्स है वो जो माचिस उद्योग है शिवकाशी उसके लिए यूज़ किया गया। ठीक है, वर्ड सेम है लेकिन अपने जो वो मीनिंग्स है वो अलग अलग दे रहा है दोनों ही जगह पे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हमें एक ऐसा वर्ड ढूंढना है जो इनकरेक्टली स्पेल्ड है। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है स्टेक होल्डर,
स्टेक होल्डर हमारा बिल्कुल करेक्टली स्पेल्ट है और इसका मतलब होता है हितधारक। हितधारक का मतलब है उस चीज़ का जो मालिक है, कोई भी चीज़ है उस चीज़ का जो मालिक है वो उसका क्या है, स्टेक होल्डर है, जिसके पास उसका जो स्वामित्व है, जिसके पास उसका स्वामित्व है चीज़ का, वो उसका क्या है, स्टेक होल्डर है। ठीक है, उसके बाद है परमानेंट। ये जो स्पेलिंग है ये मिस स्पेल्ट है, यही इनकरेक्टली स्पेल्ट है। इसकी जो सही स्पेलिंग बनेगी वो बनेगी PERMANENT, परमानेंट। क्या बनेगा, परमानेंट। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूड, ये भी एकदम करेक्टली स्पेल्ट है। ठीक है, लॉन्गिट्यूड का मतलब होता है देशांतर। जीएस में आपने पढ़ा होगा अक्षांश और देशांतर रेखाएं। ठीक है, लॉन्गिट्यूड। उसके बाद है मेलाजस्ट। मेलाजस्टिड, मेलाजस्टिड का मतलब होता है असमान। मेलाजस्टिड का मतलब होता है असमान, और ये भी एकदम करेक्टली स्पेल्ड है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होने वाला है दैट इज ऑप्शन नंबर 2। परमानेंट की स्पेलिंग यहाँ पे गलत स्पेल्ड की गई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम क्या होता है, इडियम होता है मुहावरा। इडियम क्या होता है, मुहावरा। और मुहावरे की एक खास बात होती है, मुहावरे में जो वर्ड्स दिए गए हैं ना, उनका जो शाब्दिक अर्थ है वो कुछ और निकलता है, लेकिन जब उन्हें मुहावरे में यूज किया जाता है तो उस मुहावरे की जो सेंस है वो कुछ और निकलती है। ठीक है, तो आपको मुहावरे को पढ़ते टाइम कभी भी उसके शाब्दिक अर्थ पे नहीं जाना है। अगर आप शाब्दिक अर्थ पे जाएंगे तो उसका जो अर्थ है वो कुछ और निकलेगा, लेकिन जब उसका जो मुहावरे की दृष्टि से अगर हम उसका अर्थ निकालेंगे वो कुछ और निकलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। एट योर बैक एंड कॉल। एट योर बैक एंड कॉल का मतलब होता है कि किसी बंदे के बिल्कुल पीठ पे बैठ जाना और उसको अपने इशारों पे चलाना, जिसको हम बोलते हैं उंगलियों पे नचाना। ठीक है, किसी को बिल्कुल पीठ के ऊपर बैठ जाने, जैसे हम घोड़े के ऊपर बैठ गए, उसकी लगाम को पकड़ लिया और जैसे जहां हम अपना मन कर रहा है उसको लेके जा रहे हैं। ठीक है, मतलब किसी को अपनी उंगलियों पे नचाना, टू हैव एब्सोल्यूट कंट्रोल ऑन समवन। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है, टू हैव एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर समवन, दैट इज राइट ऑप्शन। ठीक है, टू बैक एट योर बैक एंड कॉल का मतलब है उंगलियों पे नचाना, अंगुलियों पर नचाना, अंगुलियों पर नचाना। ठीक है, टू हैव एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर समवन, किसी के ऊपर पूर्ण नियंत्रण रखना। ठीक है, टू हैव नो कंट्रोल ओवर समवन, किसी के ऊपर कोई नियंत्रण ही ना होना। टू कॉल समवन एंड देन डिनाई, किसी को बुला लेना फिर मना कर देना। टू कॉल समवन रिस्पेक्टफुली, किसी को इज्जत से बुलाना। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर 3। जो यहाँ पे आंसर होने वाला है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, टू हैव एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर समवन, किसी के ऊपर पूर्ण कंट्रोल होना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोफोन वर्ड। होमोफोन क्या होते हैं, होमोफोन होते हैं सेम दिखने वाले। ठीक है, सेम दिखने वाले, लेकिन अर्थ उनके होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। इन मैनी रोड एक्सीडेंट्स पीपल ब्रेक देयर बोन्स। जो रोड एक्सीडेंट होते हैं मोस्टली उनमें क्या होते हैं, जो जिनका एक्सीडेंट होता है उनकी मोस्टली हड्डियां टूट जाती हैं। ब्रेक, ब्रेक का मतलब है टूटना। ब्रेक का मतलब क्या है, टूटना। ठीक है, बोन्स मेनली तो मुख्य रूप से उनका क्या होता है, हड्डियां टूट जाती है। बिकॉज देयर व्हीकल्स ब्रेक, ये जो ब्रेक है फेल्स, उनके जो साधन है, उनके जो ब्रेक है जो रोक साधन को रोकने के काम आते हैं वो क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं।
जब हम किसी भी साधन को चला रहे हैं, उसके अगर ब्रेक नहीं लग रहे हैं तो फिर क्या होना है, एक्सीडेंट ही होना। और एक्सीडेंट में क्या होता है, हड्डियाँ ही टूटनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्रेक है उसका मतलब है टूटना, और ये जो ब्रेक है इसका मतलब है ब्रेक जो हम साधन रोकने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है दैट इज राइट आंसर। आंसर होने वाला है वो हमारा ऑप्शन नंबर 3 होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम। एंटोनियम पहले भी आपको बताया था, वर्ड विद अपोजिट मीनिंग। चलिए देखते हैं, वर्ड हमें दिया गया है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज का मतलब होती है देनदारी। जो आपके ऊपर कर्ज है वो क्या है, आपकी देनदारी है। ठीक है, जो भी आपको किसी को कुछ देना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसका जो विपरीत है वो क्या मिलने वाला है। रिसोर्स। रिसोर्स क्या होते हैं, स्रोत। जैसे आप अपनी कमाई के स्रोत क्या हैं, आप खेती करते हैं, आप जॉब करते हैं, वो आपके लिए क्या है, कमाई का एक रिसोर्स है। स्ट्राइक। स्ट्राइक होती है हड़ताल। स्ट्राइक क्या होती है, हड़ताल। एसेट। एसेट होती है आपकी संपत्ति। आपकी जो संपत्ति है, आपके पास जो जायदाद है, जो पैसा है आपके पास, मान लो खेत है, प्लॉट है, मकान है, कोई साधन है, वो सब आपके क्या है, एसेट्स हैं। ठीक है, और लास्ट है हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिम्मेदारी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, जिम्मेदारी। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे हमें जो वर्ड दिया गया है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी होती है देनदारी। एक तो आपको किसी को कुछ देना है, उसके बाद जो इसका बिल्कुल अपोजिट बनने वाला है दैट इज एसेट। वो क्या होने वाला है, एसेट। मतलब यहाँ पे आपको किसी को कुछ देना है, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो कुछ आपके पास है। एक आपको किसी को कुछ देना है, एक आपके पास है, दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3, एसेट। लाइबिलिटीज का जो एंटोनियम बनने वाला है दैट इज एसेट। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, पॉज द वीडियो एंड गेस द राइट ऑप्शन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। हमें फिर एक मुहावरा दिया गया है, उसका एकदम सही मीनिंग हमें ढूंढना है। चलिए, अ नाइट आउल। नाइट आउल क्या होता है, रात का उल्लू। नाइट आउल रात का उल्लू होता है। ठीक है, अब उल्लू क्या करता है, रात को, दिन में सोता है, रात को जागता है, मतलब रात को लेट तक जागने वाला। ए नाइट आउल क्या होता है, रात को लेट तक जागने वाला या रात को जागने वाला। ठीक है, ऐसा बंदा जो रात को जागता है। चलिए, तो यहाँ पे जो दिया गया है हमें ऑप्शन नंबर 4, अ पर्सन हु प्रेफर्स टू बी अवेक एट नाइट। एक ऐसा व्यक्ति जो क्या प्रेफर करता है, लेट नाइट को जागना। ठीक है, या रात भर जागना। जो रात को जागता है उसको हम क्या बोलते हैं, नाइट आउल, की रात का उल्लू है। ठीक है, चलिए अदर ऑप्शंस की अगर हम बात करें, समवन हु वर्क्स वेरी हार्ड। कोई बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करता है उसको हम बोलते हैं कोल्लू का बैल। समवन हु नेवर वर्क्स, एकदम निठल्ला होता है जो कभी काम ही नहीं करता है। समवन हु हैज़ गुड आई साइट, जिसकी दृष्टि अच्छी हो, जिसकी जो आई साइट है वो अच्छी हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4, अ पर्सन हु प्रेफर्स टू बी अवेक लेट एट नाइट। जो रात को देर तक जागता है उसको बोलते हैं ए नाइट आउल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज select the most appropriate option that can substitute the underline segment in the given sentence। एक सेंटेंस में हमें अंडरलाइन सेगमेंट दिया गया है, उसमें हमें बताना है कि सही आंसर क्या है। चलिए देखते हैं, आई रिगार्डेड। रिगार्डेड का मतलब होता है आदर करना। ठीक है, माई ब्रदर ऑन पासिंग हिज ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन। जब जो भाई है उसने क्या किया है, ग्रेजुएशन के जो एग्जाम्स है उसको पास किया है, मतलब अचीवमेंट है उसके लिए कोई ना कोई। जब भी कोई किसी चीज़ को अचीव करता है, कोई अचीवमेंट उसको मिलती है, तो हम उसको क्या करते हैं, बधाई देते हैं। ठीक है, आदर हम बड़ों का करते हैं, लेकिन जब चाहे कोई बड़ा हो चाहे कोई छोटा हो, जब भी वो किसी अचीवमेंट को प्राप्त करता है, कोई अचीवमेंट प्राप्त कर लेता है, तो वो क्या, तो हम उसको क्या करते हैं, बधाई देते हैं। और बधाई देने के लिए हम यूज़ करते हैं कॉन्ग्रेचुलेट। आई कॉन्ग्रेचुलेटेड माई ब्रदर ऑन पासिंग हिज ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन। कि भाई मैंने अपने भाई को बधाई दी, किस लिए, क्योंकि उसने अपने जो ग्रेजुएशन के एग्जामिनेशन हैं उनको
पास कर लिया है। ठीक है, अगर हम बात करें अदर वर्ड्स की तो पहला है काउट आउट। काउट आउट का मतलब होता है प्रणाम करना। काउट आउट का मतलब क्या होता है? प्रणाम करना। ठीक है, उसके बाद है फ्लैटर्ड। फ्लैटर्ड का मतलब होता है चापलूस व्यक्ति, चापलूसी करना या किसी को खुश रखना। ठीक है, चापलूस। और डिस्पैरेग्रेटेड, डिस्पैरेग्रेटेड का मतलब होता है अपमानित, किसी को अपमानित करना। ठीक है, तो यहां पे हमारा जो सही ऑप्शन होने वाला है दैट इज ऑप्शन नंबर 2, कॉन्ग्रेचुलेटेड। जब भी कोई किसी अचीवमेंट को प्राप्त करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो पॉज द वीडियो एंड गेस द राइट ऑप्शन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम। सिनोनियम आपको बताया था वर्ड विद सेम मीनिंग। तो सेम मीनिंग जहाँ यहाँ पे जो वर्ड्स हैं उसको क्या करना है? आपको चूज करना है। चलिए, जो वर्ड हमें दिया गया है दैट इज क्लोक्विल। क्लोक्विल, क्लोक्विल का मतलब होता है बोलचाल का, ऐसा व्यक्ति जिसकी सभी के साथ बहुत अच्छी बोलचाल है। ठीक है, सभी से अच्छे से बात करता है, बिल्कुल संकोची नहीं है, एकदम एक्सट्रोवर्ट बंदा जो होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्लोक्विल। तो क्लोक्विल होता है बोलचाल का, मतलब जो बहुत ज़्यादा बातें करता है। और इसके लिए जो सही वर्ड है दैट इज कन्वर्सेशनल। कॉन्वर्सेशनल, इसको हम बोल सकते हैं बातूनी। जो बहुत ज़्यादा बातें करता है ना उसको बोलते हैं बातूनी। और कॉन्वर्सेशनल का मतलब भी होता है बातूनी। ठीक है, उसके बाद अगर हम अदर ऑप्शंस की बात करें, लेक्सिकल। लेक्सिकल का मतलब होता है शाब्दिक। ठीक है, प्रोसोडिक, प्रोसोडिक का मतलब होता है शवराघात। जब हम स्वर और व्यंजन पढ़ते हैं वहाँ पे हमें यूज में एक वर्ड मिलता है शवराघात। ठीक है, लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक का मतलब होता है भाषाई, भाषा से संबंधित। जैसे बच्चे का भाषा से संबंधित विकास होता है, जब बच्चा स्कूल में जाता है तो भाषा से संबंधित उसका विकास होता है, भाषा बोलना सीखता है, लिखना सीखता है, सुनना सीखता है, उसको समझना सीखता है, उसको हम बोलते हैं लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट, भाषाई विकास। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो वर्ड दिया गया था क्लोक्विल, तो क्लोक्विल का जो सही सिनोनिम्स है वो है हमारा कॉन्वर्सेशनल, ऑप्शन नंबर 3। तो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम। हमें यहाँ पे क्या चूज करना है? एंटोनियम चूज करना है। और जो हमें वर्ड यहाँ पे दिया गया है दैट इज रेंचड। रेंचड, रेंचड का मतलब होता है बासी। जैसे सुबह आपने खाना बनाया वो शाम को क्या हो जाता है? बासी। या शाम को अगर आपने खाना बनाया वो सुबह क्या हो जाता है? बासी। ठीक है, तो एक होता है बासी, इसका बिल्कुल उल्टा क्या होता है? फ्रेश, एकदम ताज़ा, जो अभी अभी बना हो, गरम गरम जिसको हम बोलते हैं, एकदम फ्रेश। ठीक है, अगर अदर ऑप्शंस की बात करें, रोटन, रोटन होता है सड़ा हुआ। जैसे कोई फल रखा हुआ सड़ जाता है, सड़ा हुआ। रफ, रफ आपको पता ही, जैसे हम रफ वर्क करते हैं, एकदम असभ्य तरीके से कोई भी काम करते हैं। ठीक है, असभ्य, रफ। और अर्जेंट, आवश्यक। अर्जेंट का मतलब क्या होता है? आवश्यक। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें वर्ड दिया गया है रेंचिड, रेंचिड का मतलब होता है बासी, और बासी का जो ऑपोजिट ऑप्शन है वो हमारा होता है फ्रेश। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलिए ये थे हमारे वोकैब और ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन। अब हमारा है जो लास्ट सेगमेंट दैट इज कॉम्प्रिहेंशन। तो हमें क्या करना है, पैसेज हमें दिया गया है, उसमें से क्या किया गया है, वर्ड्स है जो बीच में से वो डिलीट किए गए हैं, वहाँ पे हमें जो अप्रोप्रिएट वर्ड्स हैं उनको फिल अप करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं अपने पैसेज को। देखिए, पैसेज को सॉल्व करने से पहले आपको पैसेज को कम से कम 2 से 3 बार बहुत अच्छे से रीड करना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि जब तक आप पैसेज को रीड नहीं करोगे तब तक आप सेंस नहीं निकाल पाओगे, और बिना सेंस के वर्ड्स को फिलअप करना बहुत मुश्किल होने वाला है। तो आप सबसे पहले आपको क्या करना है, पैसेज को पढ़ना है 2 से 3 बार। अगर आप फर्स्ट टाइम में उसकी सेंस निकाल पा रहे हैं तो ज़रूरत नहीं है उसको दोबारा पढ़ने की, आप एग्जाम में बैठे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप उसको 2 से 3 बार पढ़िए, ताकि आपको सेंस निकालने की जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से हो जाए। और जब आप एग्जाम में बैठ के उसको सेंस निकालने की कोशिश करो किसी पैसेज की, तो फर्स्ट टाइम में ही एकदम से पैसेज को समझ जाएं। तो ठीक है, तो चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं ध्यान से और साथ के साथ फिलअप करते हैं। द कंपनीज इन द प्रेजेंट इरा, आज का जो दौर है, वर्तमान जो दौर है, उसमें जो कंपनीज है वो क्या कर रही है, आर गिविंग, वो दे रही है क्या, प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का मतलब क्या है, महत्व। वो किस चीज को महत्व दे रहे हैं, ड्यूरिंग रिक्रूटमेंट, भर्ती के समय। जो महत्व है वो किस समय दे रहे हैं, भर्ती के समय। जब भी वो अपने कंपनी में किसी नए बंदे को नियुक्त करते हैं, रिक्रूट करते हैं, उस टाइम पे वो एक चीज को महत्व देते हैं। वो चीज क्या है, टू द कैंडिडेट हु हैव इमोशनल इंटेलिजेंस। जो जिस कैंडिडेट को वो रिक्रूट कर रहे हैं अपनी कंपनी में, वो किसको प्रायोरिटी देते हैं कैंडिडेट को रिक्रूट करते टाइम, ऐसे कैंडिडेट को जिसके पास क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस है। मतलब जो भावनात्मक रूप से एकदम सुदृढ़ है बंदा, ठीक है, जिसका भावनाओं के ऊपर कंट्रोल है, ठीक है, ऐसे बंदे को वो क्या कर रहे हैं, प्रेफरेंस दे रहे हैं। ई आई का मतलब है इमोशनल इंटेलिजेंस, इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड। जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो एक एबिलिटी है, एक क्षमता है, टू अंडरस्टैंड, समझने की, एनालाइज, विश्लेषण करने की, एंड कंट्रोल इमोशंस, और अपनी जो भावनाएं हैं उनको कंट्रोल करने की, ठीक है। पोजेसिंग वेरी हाई ई आई क्रिएट्स, पोजेसिंग वेरी हाई ई आई, ऐसी व्यक्ति जिनके पास बहुत अच्छे से इमोशनल इंटेलिजेंस है, मतलब जिनका भावनाओं के ऊपर, अपने इमोशंस के ऊपर एकदम कंट्रोल है, क्रिएट्स अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। तो वो क्या करते हैं, ऐसे व्यक्ति जिनका जो ईआई है वो काफ़ी हाई है, मतलब उनके जो इमोशंस है उनके ऊपर हाई कंट्रोल है, वो क्या करते हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं किसके ऊपर, ऑन अ पर्सनस लाइफ। जो दूसरे जिस व्यक्ति के साथ भी वो संपर्क में आते हैं उसके पूरे जीवन के ऊपर उनका एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। पीपल हु हैव ई आई, ऐसे लोग जिनके पास ई आई होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस होता है, ऑलवेज मेंटेन इमोशनल स्टेबिलिटी। उनकी जो भावनाएं हैं उनको वो क्या रखते हैं, स्टेबल रखते हैं, ठीक है, स्थिर रखते हैं। वो ये नहीं है कि कोई छोटी सी बात हुई और एकदम से हड़बड़ा गए या एकदम से कंफ्यूज हो गए, वो क्या कहते हैं, एकदम बिल्कुल कूल रहते हैं, अपनी भावनाओं के ऊपर कंट्रोल रखते हैं। जैसे इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इमोशनल इंटेलिजेंस का, हमारे क्रिकेट के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। उनका जो इमोशनल इंटेलिजेंस था वो बहुत ही हाई था। वो किसी, चाहे कोई भी सिचुएशन है, चाहे अपने वर्ल्ड कप फाइनल में देखें या किसी लीग मैच में देखें या किसी छोटे टूर्नामेंट में के मैच में देखें, कहीं भी देखें, वो एकदम बिल्कुल शांत दिखते थे, एकदम शील दिखते थे, पता ही नहीं चलता था कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है। और इतना कूल होने के बाद ही उनके जो डिसीजंस थे वो बहुत सही रहते थे। और दूसरी तरफ क्या होते हैं, कुछ कैप्टन क्या होते हैं कि वो एकदम से अपनी इमोशंस दिखाने लग जाते हैं फेस पे, उनको पता चल जाता है कि अब ये बंदा हड़बड़ाया हुआ है, या अब ये बंदा खुश है, अब ये बंदा नाराज़ है, किसी प्लेयर से नाराज़ है, किसी से और से नाराज़ है, किसी अंपायर से नाराज़ है। तो उसके बाद क्या होता है, पूरी टीम का मोरल एकदम डाउन हो जाता है, ठीक है। अब एकदम पूरा प्रेशर सिचुएशन बनी हुई है, महेंद्र सिंह धोनी पीछे अपने दस्तानों पकड़े को खड़े हुए हैं, उनको चेहरे पे कोई भाव ही नहीं आ रहा। तो बाकी भी क्या रहते हैं, एकदम रिलैक्स रहते हैं बाकी प्लेयर्स, उनको पता है कि हमारा कप्तान एकदम शांत है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, ठीक है। लेकिन अगर वहाँ पे उनके चेहरे पे इमोशंस दिख रहे हैं, उनका अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल ही नहीं है, तो वो अपना जो कंट्रोल है मैच से भी खो देते हैं और अपनी पूरी टीम से भी खो देते हैं, ठीक है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का जो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वो थे हमारे पूर्व क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है। तो जिन लोगों के पास इमोशनल इंटेलिजेंस होता है वो मेंटेन करते हैं इमोशनल स्टेबिलिटी को, उनकी जो भावनाएं हैं वो एकदम स्थिर रहती है। एवन इन डिफिकल्ट सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन क्या होती है, जो विपरीत परिस्थितियां होती है, जो कठोर परिस्थितियां होती हैं, उनके अंदर भी उनकी जो स्टेबिलिटी है वो बिल्कुल बनी रहती है, ठीक है। चलिए, दे कैन बी नाइस एवन इन सोशली ऑकवर्ड सिचुएशंस। वो जो सोशली ऑकवर्ड सिचुएशन होती है, मतलब समाज के अंदर कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे जो बहुत ही मतलब असहज होती है, कोई ऐसी चीज़ आप देख ले जिसको आप देखना नहीं चाहते समाज में,
ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आप गुस्से में रिएक्ट कर दें, ठीक है, या किसी को कुछ बोल दें, तो वहाँ पे क्या होता है, आपकी जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो बहुत ज़्यादा काम करती है। वो ऐसी सिचुएशंस के अंदर भी वो बंदे बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, काफ़ी नाइस रहते हैं इस सिचुएशन के अंदर भी, एज दे आर वेरी गुड एट कंट्रोलिंग इमोशंस, क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में। उनको अगर शरीर अंदर से गुस्सा आ रहा है तो उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसी सिचुएशन में एकदम से आप अगर रिएक्ट कर देते हैं तो बात बिगड़ भी सकती है, ठीक है। तो आपको सिचुएशन को समझ के उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करना चाहिए, ठीक है। वो होता है इमोशनल कंट्रोल, ठीक है, या इमोशनल इंटेलिजेंस। दे मेक अदर फील कंफर्टेबल, वो क्या करते हैं, दूसरों को भी कंफर्टेबल फील करवाते हैं। सॉरी, स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो गया। कंफर्टेबल, वो क्या करवाते हैं, दूसरों को भी कंफर्टेबल फील करवाते हैं। अपने उनके आसपास जो भी लोग होते हैं वो सब कंफर्टेबल फील करते हैं उनके साथ। इट इज़ प्रूवन दैट इट विल मेक लीडर्स मोर इफेक्टिव एज दे अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ देयर टीममेट्स। देखिए, यहाँ पे वही बात आ गई जो मैंने आपको महेंद्र सिंह धोनी का एग्जाम्पल दिया था। इट इज़ प्रूवन दैट, ये बात प्रमाणित हो चुकी है, दैट इट विल मेक, यह बनाता है किसको, लीडर्स को मोर इफेक्टिव, जो लीडर्स हैं, जो टीम के कैप्टन्स हैं या जो नेता हैं, उनको मोर इफेक्टिव बनाता है एज दे अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ देयर टीममेट्स, क्योंकि वो क्या करते हैं, अपनी जो टीममेट्स हैं उनकी फीलिंग्स को समझते हैं, ठीक है। जैसे कोई बॉलर बॉल फेंक रहा है, उसको काफ़ी रन पड़ रहे हैं, वो क्या है, एकदम से हड़बड़ाया हुआ है, अगर कैप्टन उसकी फीलिंग्स को समझे कि थोड़ा डरा, वो उसके पास जाए, उससे थोड़ा बात करे, उसको थोड़ा रिलैक्स फील करवाए, तो वो अपने रिदम में वापस लौट जाता है, ठीक है। लेकिन अगर कैप्टन उसके पास ही ना जाए, कैप्टन को पता ही नहीं चल रहा है कि क्या उसके माइंड में चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वो डराया हुआ है, घबराया हुआ है, उसको लाइन लेंथ मिल नहीं रही है, उसको समझ नहीं आ रहा है, पिच के बारे में समझ में नहीं आ रहा, बॉल के बारे में समझ में नहीं आ रहा, स्विंग के बारे में समझ में नहीं आ रहा है, और उस कैप्टन उसके पास जाता ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, रन ही खाएगा, और इससे क्या होगा, उसका भी नुकसान होगा, टीम का भी नुकसान होगा। लेकिन कैप्टन जैसे ही देखता है कि मेरा बॉलर थोड़ा घबराया, वो उसके पास जाता है, उसको रिलैक्स फील करवाता है, कोई बात नहीं, सही है, सब अच्छा चल रहा है, तू डाल, अच्छे से डाल, इतनी देर में क्या हो जाता है, सारा माहौल पलट जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, इट अलाउज वन, ये किसी को अलाउ करता है टू कम्युनिकेट, इट अलाउज वन टू कम्युनिकेट, यह किसी को आज्ञा देता है दूसरों के साथ बात करने की, इन इम्पैक्टफुली विद अदर्स, दूसरों के साथ प्रभावित रूप से बात करने की अनुमति देता है, ठीक है। क्या, इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसके पास इमोशनल इंटेलिजेंस है वो जब दूसरे से बात करेगा तो वो जो सामने वाला है वो उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा, ठीक है। स्ट्रेस एंड कन्फ्लिक्ट्स कैन बी हैंडल्ड सो इजीली, जिसके पास इमोशनल इंटेलिजेंस है उसका जो स्ट्रेस है, काम का स्ट्रेस हो सकता है या घरेलू कोई स्ट्रेस हो सकता है, एंड कन्फ्लिक्ट, और जो कोई झगड़ा है वो भी उनको बिल्कुल ईजिली हैंडल कर सकता है। इट इज़ एज इट अलाउज ग्रेट एम्पथी टुवार्ड्स अदर, क्योंकि क्या होता है, एम्पथी क्या होता है, एम्पथी का मतलब होता है दूसरे की भावनाओं को समझना, ठीक है। क्योंकि ये क्या करता है, जिस बंदे के पास इमोशनल इंटेलिजेंस होता है वो दूसरे की भावनाओं को समझ सकता है, उसके अकॉर्डिंग उससे बात कर सकता है, ठीक है। दे कैन बी वेरी गुड एट इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का होते हैं, एक दूसरे के साथ जो आपसी संबंध होते हैं, ठीक है, उनमें भी वो बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि जब आप सामने वाले को समझ के उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं तो सामने वाले को वैसे ही कंफर्टेबल फील होता है, ठीक है। दीज पीपल स्ट्रेथन द रिलेशनशिप, ऐसे लोग जिनके पास इमोशनल इंटेलिजेंस है वो क्या करते हैं, जो रिलेशनशिप है उसको क्या करते हैं, स्ट्रेथन करते हैं, मतलब मजबूत करते हैं, ठीक है। अमंग द पीपल विद देयर इंट्रैक्शन एंड कोऑर्डिनेशन, ऐसे लोगों के साथ ये लोग अपने संबंध को मजबूत करते हैं, कैसे लोगों के साथ, द पीपल विद देयर इंट्रैक्शन, जो उनके संपर्क में आते हैं, एंड कोऑर्डिनेशन, जो उनकी इंट्रैक्शन और कोऑर्डिनेशन में, जो उनके आसपास हैं और उनके संपर्क में हैं, उन सभी लोगों के साथ उनका जो रिश्ता है वो क्या होता है, एकदम मजबूत होता है, ठीक है।
बोथ इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, वो चाहे उनका घरेलू मामला हो या आपसी बात हो या फिर कोई प्रोफेशनल लाइफ हो या जहाँ पे वो काम करते हैं वहाँ पे हो, वो सभी लोगों के साथ एकदम मजबूत संबंध रखते हैं। कंपनीज आर वेल अवेयर ऑफ द बेनिफिट्स विद द एम्प्लॉय हु हैव एआई। तो आज के दौर पे जो कंपनीज हैं वो क्या है, इस बात से एकदम वाकिफ हैं कि जिस बंदे के पास इमोशनल इंटेलिजेंस है वो हमारी कंपनी के लिए अधिक लाभदायक होने वाला है। ठीक है, तो जो जो वर्ड्स हमने चूज़ किए हैं वो सभी आपको ऑप्शंस में देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले हमने चूज़ किया था आर गिविंग, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, उसके बाद हमने चूज़ किया था पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर 2। ओके, उसके बाद हमने चूज़ किया था कंफर्टेबल, ऑप्शन नंबर 4, कंफर्टेबल। ठीक है, और उसके बाद हमने चूज़ किया था टू कम्युनिकेट, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, और उसके बाद हमने चूज़ किया था अमंग, दैट इज ऑप्शन नंबर 2, सॉरी, ऑप्शन नंबर 2, अमंग। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हमने हमारी पहली प्रैक्टिस सेट की क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपने काफ़ी कुछ नया सीखा भी होगा, और ये जो प्रैक्टिस आप एग्ज़ाम से पहले करके जाएंगे आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जो भी एसएससी जीडी 2024 में तैयारी कर रहा है, वर्दी का सपना लेके इस तैयारी में जुटा हुआ है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।